तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप लोग ये सोच के इस वीडियो पर क्लिक करके आए हो कि अभी तक अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप अपने एग्जाम के अंदर पास कर सकते हो, तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अभी भी दोस्तों, आज जिस दिन मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ ये है 17 तारीख जनवरी का महीना है 2025 का। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, आपके सीबीएसई ने जो है अपनी डेट शीट जारी कर दी है। उसके अकॉर्डिंग आपका पहला एग्जाम होगा 17 फरवरी, और ठीक है 2025 को ही होगा। लगभग अगर देखा जाए तो आपके पास अभी 28 दिन या एक महीना आप मान सकते हो। तो अभी भी क्वेश्चन है कि एक महीने के अंदर सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। साथ ही साथ क्या हम जो है, हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं, और क्या दोस्तों हम जो है आज के मतलब क्या हम जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्या यही सब कुछ इन 28 दिनों के अंदर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में आपको ना तो ये बताऊंगा, ना आपको वो बताऊंगा, आपको ना भड़काऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। सिंपल से आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा। कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स के अंदर देखी जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, फिर इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि देखी जाती है बच्चों के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि अभी अभी जो है बोर्ड से पहले सभी स्कूल्स क्या करते हैं, चाहे जरूरी है नहीं, आप सीबीएसई बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे हरियाणा बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे कहीं से भी हो, वो सारे क्या करते हैं, अपने अपने स्कूल्स के अंदर एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और ये एक नहीं होता, काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि मिड टर्म के एग्जाम, प्री बोर्ड के एग्जाम्स, और बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर एक डर फैल जाता है। अब डर क्यों फैलता है जानते हो? असलियत में एग्जाम्स इसलिए कराए जाते हैं बेसिकली, ताकि हमारे अंदर ऐसा महसूस हो कि हमें पढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा महसूस कराते हैं कि ऐसा ही पेपर आएगा, तो कैसा हम पेपर में करेंगे, क्या हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे, हमें सेक्शन ए में ज़्यादा टाइम लगता है, बी में, सी में, डी में, या फिर हम कैसा हमारा लेवल है, वो सब जानने के लिए करते हैं। लेकिन इसका ना उल्टा फ़र्क पड़ जाता है, बच्चे मोटिवेट नहीं होते हैं इन चीज़ों से। क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपके मिड टर्म के एग्जाम में या प्री बोर्ड के अंदर अगर 80% बन रहे हैं ना, तो टीचर आपको काट के 55 या 60 ऐसे कम नंबर जानबूझ करके देते हैं। क्योंकि अगर वो इसके अंदर आपको ज़्यादा मार्क्स दे देंगे तो आपको पता है क्या होगा, क्योंकि कई बार बोर्ड के अंदर क्या रहता है, एक सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठाया, डाल दिया, लेकिन क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ा सा चेंज करने से आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, है ना? तो क्या होगा, जब बच्चा देखेगा अरे ये तो मेरी बुक का है, तो मैंने रटा हुआ है, कई बार कर रखा है, आता है, तो वो क्या करेगा, बिना उसको पूरा पढ़े एक्साइटमेंट के अंदर थोड़ा सा पढ़ के उसको कर डालेगा, और फिर उसका आंसर गलत हो जाएगा। जहां उसको 3 मार्क्स मिलने थे, 1 या 2 नंबर लेके वो बैठ जाएगा। ठीक है। फिर बच्चे समझ भी नहीं पाते आखिर उनके नंबर कटे क्यों। तो सबसे पहली बात, ये ज़रूरी तो है, हमारे मिड टर्म एग्जाम्स और जितने भी हमारे होते हैं ज़रूरी हैं, और ये इनडायरेक्ट रूप से जो है हमारी मदद करते हैं पेपर में मार्क्स को बढ़ाने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं ये ज़रूरी है, आपके नंबर जुड़ते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट तो नहीं जुड़ते हैं नंबर, ऐसा मैं कहूँगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी मदद कर सकते हैं। आपको महसूस कराते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेसिस पर आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं पेपरों से पहले अपनी परफॉर्मेंस देखते हुए। तो कई बार क्या होता है, अभी जो है काफ़ी सारे बच्चों के अंदर हम देख रहे हैं डर फैला हुआ है, लो कॉन्फिडेंस। उनका जो कॉन्फिडेंस साल के स्टार्टिंग के अंदर था कि अब की बार बहुत पढ़ेंगे, अब की बार इतने मार्क्स लेके आएंगे, ये सारा का सारा कॉन्फिडेंस हो चुका है जीरो पे। ठीक है। अभी जो सारा का सारा कॉन्फिडेंस दोस्तों जीरो पे हो चुका है, इसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आज हम जो है कुछ टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला, कि जो पेपर आपका गया था ना, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कौन देख रहा है, लेकिन जो भी देख रहा है, आपको मेरा कुछ पर्सनल रिश्ता तो नहीं है, मतलब मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना पा रहा हूँ कि आपके जो कम मार्क्स आए, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपके कम मार्क्स नहीं आए हैं, जो जितने भी बच्चे हैं उनमें से सभी के कम मार्क्स आए हैं। रीज़न सिर्फ इतना है कि टीचर्स जानबूझ के इसमें नंबर काटते हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात क्या करनी है कि अपने दिमाग से ये खौफ से निकाल दो कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इस वजह से आपके कम मार्क्स आए। आप अपने अंदर से डेडिकेशन बनाओ कि आपको जो सब आता है, आपने पूरी साल पढ़ाई करी है और आप आपकी बार अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपके यही होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। अभी के समय पर क्या हो रहा है, बोर्ड जैसी सिंपल क्लास के लिए भी हमारे पास मेंटोर्स की कमी नहीं होती जा रही है। हमारे आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमको मेंटोर करे जा रहे हैं, मतलब कि हमें सलाह पे सलाह दिए जा रहे हैं। हमारी गली में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद नहीं पढ़े हैं, पर वो बच्चों को पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके बताते रहते हैं। यूट्यूब पर भी हर यूट्यूबर जो है ज़्यादातर अलग अलग तरह से सिखाता है। हो सकता है आप जिसकी वीडियो पहले देख रहे होंगे उसने कुछ और बताया होगा, मैं कुछ और बता रहा हूँ। तो
सभी का अपना अपना तरीका होता है और सभी जो है मेहनत के बल पर आगे चलते हैं, ठीक है। तो सभी तरीके सही है, लेकिन अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं बहुत सारे मेंटोर्स हैं। कई लोग कहते हैं कि ये करो, कई कहते हैं वो करो। तो क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आता। एक तो डर है अंदर से, कॉन्फिडेंस गिरा, ऊपर से इतने सारे समझाने वाले, तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है टेंथ के अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब है, जबकि ऐसा रियलिटी में है नहीं। वो मैं आपको सॉल्यूशन के सेक्शन में जब हम आएंगे तो अभी इसी वीडियो के अंदर हम उस पर बाद भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंफ्यूजन की। अभी के टाइम पे हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है कि कई लोग जो हमें मेंटोर करते हैं वो कहते हैं कि तुम सैंपल पेपर करो जो तुम्हारा बोर्ड देता है। कहते हैं कि पेपर कौन लेगा, तुम्हारा बोर्ड लेगा, तो बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिए उनको कर लो। कई लोग कहते हैं कि तुम खाली PYQ कर लो, यानी कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर कर लो। वहीं कई लोग कहते हैं कि NCERT के बाहर से कुछ भी नहीं आता है, तुम NCERT कर लो। वहीं कई लोग अभी पता है क्या कहते हैं कि तुम RD शर्मा कर लो। RD शर्मा इतनी मोटी बुक होती है, उसको करते करते बेचारे बच्चों की ज़िंदगी निकल जाती है। तो तुम मेरे हिसाब से तो वो करना ही मत। बहुत सारे यूट्यूबर्स उसकी भी मना करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी मना करेंगे और कई तो सलाह भी नहीं देते, लेकिन कुछ दे रहे हैं उनकी मत सुनो, ठीक है। RD शर्मा नहीं करनी है, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। कई लोग कहते हैं नोट्स बनाओ, हाँ ये सारी चीज़ देखो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ PYQ भी करो, सैंपल पेपर भी करो, सब कुछ कर लो, लेकिन कब? ये आपको करना था साल के स्टार्टिंग के अंदर। मतलब जब आपका साल के स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, और आपका अक्टूबर तक आते आते सिलेबस खत्म होने के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अब क्योंकि समय कम बच रहा है तो उसके हिसाब से हम एक प्लान बनाएंगे। और मैं पहले बता देता हूँ, मैं ऐसा समझ के मैंने ऐसा समझा है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ा, आपका हो सकता है सिलेबस भी ज़्यादा ना हुआ हो, लेकिन इस तरह के हिसाब से मैंने प्लान बनाया। तो अगर आपने बिल्कुल अच्छे से कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप अपना अच्छे से सिलेबस पूरा करें, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 5वें नंबर पे आती है वो है नथिंग इज क्लियर। कुछ भी क्लियर नहीं है अभी तक, जितना करा है बस उतना आता है और बाकी सारा आता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है अगर हमें कुछ आता ही नहीं है, तो अगर हम PYQ करेंगे, सैम्पल पेपर करेंगे, तो कैसे करेंगे? उसके अंदर तो सारा सिलेबस से होगा, तो कैसे क्या करना चाहिए हमको? तो चलिए इनके बारे में ना हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम थी कॉन्फिडेंस के लेकर के। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये सभी के साथ ऐसा हुआ है, यानी कि सभी का पेपर ही खराब गया है। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स के भी पेपर बेकार ही जाते हैं मिड टर्म और प्री बोर्ड के अंदर। हाँ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके चले जाते हैं अच्छे, कुछ कुछ स्कूल्स के अंदर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के बेकार ही जाते हैं। वहीं कई टीचर्स क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को या फिर किसी पर्टिकुलर बच्चे यानी कि किसी एक बच्चे को या फिर कुछ एक बच्चे के ग्रुप को जानबूझ करके ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं। इसके भी कुछ उनके अपने रीज़न होते होंगे, लेकिन पढ़ाई के बेसिस पर नहीं होते। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 मिनट, ठीक है गाइस, तो सॉरी है ना। तो अब हम बात करते हैं हम कहाँ पर थे। हम थे अपना सेकंड प्रॉब्लम की तरफ थे कि बहुत सारे मेंटोर्स हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमको समझाए जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, किस पे भरोसा करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अभी दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। पहला जो कि ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। दूसरा जो कि ट्यूशन भी नहीं जाते हैं, कोचिंग भी नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले जो ट्यूशन है, कोचिंग जाते हैं, आपको भरोसा करना है सिर्फ अपने कोचिंग के टीचर पे भरोसा कर लो। वो उससे बातें करो, उससे अपने डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है। और रही बात उन बच्चों की जो कि आप मतलब कि नहीं जाते हैं, जो कि ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो क्या करना है, आप ऑनलाइन भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ठीक है, जैसे लाइक ChatGPT वगैरह वगैरह, लेकिन आपको उतने अच्छे से मेंटोर नहीं कर पाएंगे आई थिंक। तो आप क्या करो, स्कूल तो जाते ही हो, तो स्कूल में आपके जो टीचर्स हैं आप उनसे डाउट क्लियर कर सकते हो। हाँ अगर आप पूरी साल नहीं पढ़ते, आप टीचर की नज़र में थोड़े बेकार बच्चे हो, तो कोई बात नहीं, वो को समझाने से पहले थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है 2 बातें सुना दें, लेकिन जब आप उनको अच्छे से बात करोगे ना तो वो भी आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो बस अभी आपके लिए यही रास्ता है, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कि आप कैसे हेल्प उनसे मांग सकते हो कि मेरे को थोड़ा गाइड कर दो कि मैं किस तरीके से अपना करूँ, क्या मेरे लिए सही रहेगा। और किसी एक से ही पूछना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे करते हैं वो सबसे पूछने लग जाते हैं। ये आपको नहीं करना, किसी एक टीचर से पूछना और पूरे एग्जाम तक उसी से ही सारा डिस्कस आपको करना है, ठीक है। तो कोई समझदार से टीचर पकड़ना। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्या तरफ कि क्या करना चाहिए, PYQ करना चाहिए, सैम्पल पेपर करना चाहिए, या फिर RD शर्मा करनी चाहिए, NCERT करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अभी देखो टाइम कम बच रहा है, अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम इनमें से सारा कर सको। फिर भी मैं क्या कहता हूँ कि NCERT, RD शर्मा तो नहीं, NCERT, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर, ज़रूरी तो तीनों ही है। अब क्योंकि टाइम उतना बचा नहीं, लगभग 28-30 दिन बच रहे हैं कुछ, तो अभी तुम क्या कर सकते हो, मेरी मानो, अभी तुम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को
अभी मत करो। अभी तुम्हारा जो सिलेबस है ना उसकी एक लिस्ट बनाओ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे तुमको एक लिस्ट दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने लिखा है हार्ड लिखा है, यहाँ पे मैंने इजी लिखा है, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एक तरफ हार्ड लिखा है, आई थिंक तुमको दिख रहा होगा, यहाँ देखो एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ देखो ये हार्ड है और ये हमारा इजी है। इस तरह से तुमको यहाँ पे दो सेक्शन बना लेने हैं। पहले सेक्शन के अंदर तुमको उन चैप्टर को, उन टॉपिक्स को रखना है जो कि हार्ड है। दूसरे सेक्शन के अंदर आपको ना आसान टॉपिक्स को रखना है। जो आसान टॉपिक्स है आपको उन्हीं को वापस से करना है। इससे क्या होगा जानते हो, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपको उन्हीं चैप्टर्स को करना है और इतने अच्छे से करना है कि अगर उनके अंदर से आपको एक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना तो वो आप आराम से कर सको। ऐसा नहीं कि हमारा आप देखो, जैसे कि एक एक फुट का गड्ढा अगर आप 100 जगह खोदते हो तो आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 100 फुट का गड्ढा एक ही जगह खोदते हो तो आपको पानी मिल जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो है हर चैप्टर को इतने अच्छे से कर लो कि उसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उसका जवाब यहाँ पे दे सको, ठीक है। आई थिंक आप समझ ही गए हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उसके बाद जब आप ऐसा कर लो, इसके करने की भी स्ट्रेटेजी होती है। आपको क्या करना है, अब देखो बुक में सब पढ़ोगे, एनसीईआरटी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ होते हैं वो तो पढ़ने लायक ही नहीं होते। वो आपको ना रिमेंबर कराते हैं कि 9th में आपने ऐसा करा था, 10th में आपने ऐसा करा था, आप बचपन में करा था, पिछले जन्म में करा था, उससे पिछले जन्म में करा था। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, डायरेक्ट आप नीचे से स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी प्रॉब्लम क्या रहती है इसके अंदर, डिफिकल्ट वर्ड्स का थोड़ा ज़्यादा यूज़ रहता है। यानी कि एनसीईआरटी के अंदर कभी कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि टीचरों के भी सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो एनसीईआरटी अभी के टाइम पे तो छोड़ ही दो, उसका समरी वीडियो देख लो अपने टॉपिक्स का, ठीक है। और टॉपिक्स, पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप हिंदी, इंग्लिश जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट जो है, या फिर हर वो सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट हो थोड़ा बहुत भी हो, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को भी कवर करो। आसान सब्जेक्ट, आसान चीज़ों से स्टार्ट करना, एक एक स्टेप बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा सा हार्ड लेवल पे जाना, ठीक है। तो आसान टॉपिक से जब आप स्टार्ट करते चलोगे ना तो आप जो है 28 दिनों के अंदर मेरी मानो आप अच्छा खासा कवर अप कर सकते हो। आप अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही पाओगे। उसके बाद या आप अपना एक टाइमलाइन कर लो, उससे क्या होगा कि इतने दिनों तक मेरे को इस बुक के इतने चैप्टर मेरे को करने हैं, उसके बाद इतने दिनों तक मेरे को इतना करना है, इतने दिनों तक इतना करना है। पहला दिन आपका इंग्लिश का पेपर है और मेरे को पता है दोस्तों कम से कम आपने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना पूरी साल भर में, थोड़ा बहुत भी तो ना चाहते हुए किया ही होगा। तो उस हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने थोड़ा बहुत किया होगा, बस आपको भाई रिवीजन करना है, अच्छे से करना है और इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे पता चलेंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला, आप अपने अगर ट्यूशन नहीं जाते हो तो अपने स्कूल के टीचर से आप बात कर सकते हो, अपने अपने सब्जेक्ट की में जो है टिक लगवा सकते हो। दूसरा, अगर आप ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन के अंदर जो है आप अपने सर से डाउट वगैरह पूछते टाइम इसके बारे में टिक लगवा सकते हो। तीसरा तरीका है, आप यूट्यूब पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सर्च कर सकते हो, उनसे जो है अपने क्वेश्चंस को ले सकते हो। और चौथा तरीका है चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म, ये फ्री प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे जा करके अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे तमाम तरीके, बस ज़रूरत है आपको ढूंढने की। एक तरीका जिसका मैं पर्सनली खुद इस्तेमाल करता हूँ वो है पीवाईक्यू सॉल्व करना। देखो यार, पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या होता है, जब आप एक करोगे ना तो आपको एक नहीं आएगा, एक से कुछ नहीं पता चलेगा। दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, जब मल्टीपल पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे तो इससे पता क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है मैंने पहले भी किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। फिर आप जब अगला करोगे पता चला अरे ये क्वेश्चन इसमें भी था, इसमें भी था। तो जब आप 2-4 क्वेश्चन में करोगे ना तो आपको पता चलेगा इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं हमारे फाइनल बोर्ड में भी आने के। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की एक अलग सीरीज बना लेनी है और इन्हीं क्वेश्चन को मैं तो कहता हूँ तुम रट लेना, ठीक है। अपने अपने बोर्ड का तुम सैम्पल पेपर भी कर सकते हो अगर चाहो तो टाइम मिले, वरना सैम्पल पेपर ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है पीवाईक्यू से। तो अब मैं क्या कहता हूँ, पीवाईक्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। और अब क्योंकि आपको ज़्यादा क्लियर है नहीं तो हिंदी इंग्लिश जैसे आसान सब्जेक्ट हो तो आप कर ही लो, ठीक है। यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो है जिसके अंदर कृतिका, क्षितिज जैसे हिंदी की बुक्स को तो एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया जाता है और उनके आसान भाषा में समझाया जाता है, जिससे कि आप जो है आसान भाषा में उनको कर सकते हो। इसी तरह से इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट होती है और आपका जो दूसरी बुक है उसका भी है। लेकिन एक तरीका और है जिससे कि आप जो इन स्टोरीज को और आसानी से कर सकते हो। रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, पूरी स्टोरी को ब्रेक डाउन कर लेना है। किसमें ब्रेक डाउन करना है, छोटे छोटे शब्दों में। जैसे कि कहानी है 100 शब्द 100 लाइनों की, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल। अब उस कहानी के अंदर आपने उसको एक बार पढ़ लिया, ठीक है। उस कहानी में से पहली लाइन में से एक वर्ड उठाओ, इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके बारे में वो पैराग्राफ है, उसको वहाँ लिख दो।
उसके बाद में एक दो लाइन अपनी तरफ से लिख दो, फिर नंबर 2 दूसरा शब्द डालो, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो। ऐसे करके आप जो है 100 लाइनों की कहानी को 10-15 शब्दों के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। फिर जब उन शब्दों को पढ़ोगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल लोगे, तो इससे क्या होगा कि आपको पूरी कहानी मेमोराइज हो जाएगी। और आप ना ध्यान रखना, आपको वही चीज़ें लिखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आप फुल डाउट अपने टीचर से कंप्लीट करवा सकते हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, क्योंकि टाइम कम बच रहा है, तो अब आपको रेगुलर स्टडी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। बस मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ जिससे कि आपको जो है थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वो तरीका है, सबसे पहले वन शॉट देखना है, उसके बाद नोट्स करने हैं। नोट्स कहाँ से आएंगे, जो मैंने भी बताया था ना, यही नोट्स हैं। और अभी इतना टाइम नहीं कि आप सुंदर सुंदर राइटिंग डालो, सब कुछ करो, ये करो वो करो, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही नोट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। फ्री नोट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि नोट्स डाउनलोड करवा देते हैं। तो किसी अच्छी सी जगह से आपको नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उन्हीं नोट्स से आपको स्टडी करनी है। और अभी उतना टाइम नहीं बचा है। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं और पीवाईक्यू का सहारा लेते रहते, याद रखना पीवाईक्यू, और अगर टाइम बचता है तो। और पीवाईक्यू कैसे करना जानते हो, पीवाईक्यू में सिर्फ आपको इतना करना है कि जो सारे क्वेश्चन है ना, अभी उनको मत करने लग जाना। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना जो कि आपको आते हैं, उन्हीं टॉपिक से लिए गए हैं जो कि आपने मतलब कि आपको कर रखे हैं। और ज़्यादा पहले मत चले जाना, क्योंकि वहाँ पर ना सेम टॉपिक से कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अब कट चुके हैं, तो तुम और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो उन्हीं क्वेश्चन को करना जो कि तुम्हें आते हैं, और उन्हीं के हिसाब से अपनी परसेंटेज निकालना। फिर देखो तुम्हारे नंबर कैसे पड़ते हैं। तो जय श्री राम, ख़त्म करते हैं वीडियो को।